हाँ बोलो। जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं तो वो क्यों है? किनके पास ज़्यादा पैसा नहीं? मिडिल क्लास जो है, हाँ, जैसे आसपास ही देख लेते हैं वो मिडिल क्लास इसलिए है क्योंकि उसकी थॉट मिडिल है। अच्छा। जिसकी मिडिल थॉट है, थॉट के हिसाब से ही कुछ होता है। तो थॉट मिडिल है तो आप मिडिल क्लास, थॉट लो है तो आपको लो क्लास के। विचार से ही ये पदार्थ आता है, धन आता है। आपका विचार जितना ऊंचा होगा धन के प्रति, उतना ही ज़्यादा जो है आप धनाढ़ होंगे। धन के प्रति, धन का रहस्य, धन के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, धन का आदर करना होगा आपको। धन का उपयोग करना आना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अब धन आ रहा है 100, उड़ा रहे हैं 20 तो बचेगा कम ही ना, 80 बचेगा। यहाँ तो 100 आता है, लोग 180 उड़ा देते हैं EMI पे। तो ये सब इसी तरह से अपना शौक भी पूरा करते हैं ना। मिडिल क्लास वाले आदमी जो देखोगे तो इनकी मेंटालिटी होती है कि मुझे शौक पूरा करना है। हर समय देखोगे वो शौक का जरूर शब्द का प्रयोग करेंगे। हमारा ये शौक है, हमारा वो शौक है, हमारा शौक है हम वहाँ जाएं, हमारा शौक है हम हवाई जहाज में बैठे, हमारा शौक है ये। वो अपना, अगर उनके पास कभी कुछ धन आता है तो वो शौक पूरा करने में उसको ख़त्म कर देते हैं। ये धन को ग्रो नहीं करने देते, बढ़ने नहीं देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है मिडिल क्लास की, क्योंकि धन के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा उनकी शौक के प्रति है। बात समझ रहे हो? और शौक भी ज़्यादा धन से पूरा होता है। हाँ, शौक ज़्यादा धन से पूरा। अब ज़्यादा धन होने ही नहीं देते हैं। थोड़ा सा जैसे संग्रहित होकर के हुआ, मान लो 20,000 हुआ, तो अब 20,000 को 30,000 नहीं बनाएंगे। 20,000 से चलते हैं वहाँ, हम घुमाते हैं शिमला घुमाते हैं तो इस तरह से वे शिमला घूम कर शौक पूरा कर लेते हैं अपना। वो सदैव शौक ओरिएंटेड होते हैं। हाँ, सदैव शौक। हाँ, तो वो लोग के पास सेविंग होती ही नहीं है। तो सेविंग कहाँ हो गया? सेविंग करते ही शौक पूरा करने के उनमें जुनून चढ़ जाता है कि इतना ये हुआ, चलो हम एक स्कूटी खरीद लेंगे, ये हुआ चलो अब हम एक कार, वो भी EMI, ये हुआ चलो हम बहुत अच्छा घर बना लेंगे। हाँ, तो घर बना लेते हैं वो अमीरों जैसा। हाँ, लेकिन अब फिर जो है EMI भरते रहे, फिर उसके बाद पैसा ख़त्म, तो फिर जमा करना, तब तक तो बुढ़ापा आ जाता है यही करते करते, शौक पूरा करते करते। तो इसलिए वो मिडिल क्लास में बने रहते हैं। अगर वे अपने शौक को तिलांजलि दे दें और कहें शौक नहीं, जो पैसा आएगा हम पैसा का सम्मान करते हैं, इस पैसा को कैसे बढ़ाना, ग्रो करना है, उस पर हम काम करेंगे। हाँ, हम कम से कम में जिएंगे। हाँ, जो वास्तव में अमीर आदमी होते तो वो बहुत हाई फाई है, नहीं कि 20,000 का जूता पहन रहे हैं। वो 20,000 का जूता पहन के क्या करेगा? 20,000 का जूता पहनेगा तो वही कांटे से बचना है, पत्थर से बचना है, जाड़ा से बचना है। और अगर वो पहनेगा 500 का जूता तो भी वही है। तो क्यों अनावश्यक जो है इतना खर्च करेगा उस पर, पैसा क्यों बर्बाद करेगा? और चलता भी उतना ही है। अगर तुम 1 लाख की साड़ी पहनो, हाँ, या जो है 500 रुपये की साड़ी पहनो, उतना ही चलता है। 1 लाख की साड़ी भी कुछ में ख़त्म हो जाता है। हाँ, और 500 की साड़ी भी। तो अब सबके सामने जमाना है, धौंस है, मेरे पास 1 लाख की साड़ी है। कोई है जो 5 लाख का साड़ी अफोर्ड कर सकता है, कोई 1 लाख का, कोई 500 का कर सकता है। नहीं, अफोर्ड तो खैर ये भी कर लेंगे मिडिल क्लास वाले। हाँ, लेकिन उनके लिए थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन बस वो उनको वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर पैसा उनके पास पॉकेट में देखोगे फिर पैसा नहीं है यार। जैसे अंबानी के लिए 5 लाख का साड़ी कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, वो तो खरीद के, क्योंकि उसकी आय बहुत ना है प्रतिदिन की। इनकी तो आय है नहीं उतनी, ये तो जमा कर करके उतना किए हैं, जमा कर करके थोड़ा सा बचाए हैं। भाई 20 वर्ष में उतना बचाए। हाँ, अब बचा करके वही अंबानी वो खरीदता है तो हम भी वो खरीद लें। तो अंबानी की जो भोग की वस्तुएं हैं उसका मिडिल क्लास जो है उसी को टारगेट बनाता है और उतनी चीज़ को खरीदता है और भोगता भी है। लेकिन उसके पास जो अपार धन है, हाँ, तो उसके कहीं नहीं ठहरेंगे। अच्छा, अगर ज़िंदगी को सिंपल रखा जाए, सिंपल लाइफ जिए, हाँ, लेकिन धन के प्रति बहुत श्रद्धा हो और धन को ग्रो करने के तरीके हों उसके पास, तो भाषा पर नियंत्रण हो, दुर्व्यसन नहीं हो उसके पास, मतलब बुरा व्यसन नहीं हो, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उड़ा पुड़ा रहे हैं, कई दोस्तों में कुल छर्रा उड़ा रहे हैं, तो धन खत्म हो जाता है। बहुत कोई MBA का स्टूडेंट होते हैं जिनके पास MBA का नॉलेज होता है, बिजनेस का नॉलेज होता है, लेकिन वो लोग क्यों नहीं कर पाते? फिर खाली नॉलेज होना पर्याप्त नहीं होता है ना, उसको जीवन में उतारना होता है।
बहुत लोग आसन का नाम, प्राणायाम का नाम जानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो खाली नॉलेज काफ़ी नहीं है, नॉलेज के बाद कर्म महत्वपूर्ण होता है ना, ज्ञान के बाद कर्म होना चाहिए, कर्म से धन बनता है। खाली तुम्हारे पास सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन उसका जरूरी है। तो ज्ञान के साथ कर्म जरूरी है, ज्ञान और कर्म मिल करके पूरा होते हैं। ज्ञान, कर्म और फिर भावना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान, कर्म और भावना। भावना जैसे भावना से इमोशन इसको कहते हैं, कि पैसा उड़ाने के पीछे जो इमोशन आता है कि ये खर्च कर देना चाहिए। इमोशंस जो है ना वो बहुत मायने रखते हैं कि तुम्हारा कितने संबंध कैसे हैं। बहुत कोई होता है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वहाँ बर्बाद हो जाएगा वो। जैसे पैसा आया उसके कंट्रोल ही नहीं हो रहा, उसको खर्च ही करना है। खर्च करना, या किसी से मान लो तुम अनावश्यक पंगा ले लिए भावना में आकर के, गुस्से में आकर तुम्हारा पैसा लग जाएगा। हाँ, तुम्हारा पैसा खर्च होगा ना, तुम्हारा पंगा लोगे तो झगड़ा होगा, पुलिस का केस होगा, पुलिस देखेगी भाई कितना पैसा इसके पास है, उसके हिसाब से जो है वो वसूली करेगी। फिर कोर्ट का चक्कर होगा, वहाँ वकील वसूल करेगा, जज वसूल करेंगे, यही जब होगा। तो अपनी भावना पर भी नियंत्रण होना चाहिए। बिजनेसमैन कभी भी जो है विवाद में, झगड़ा में नहीं पड़ता। बिजनेसमैन की एक और खूबी होती है, तो कई विवाद झगड़ा इस में नहीं, वो एकदम बिल्कुल नहीं फंसता। वो कुछ पैसा और खर्च कर देगा जिससे कि वो शांत हो जाए। हाँ, जमीन का विवाद है तो वहाँ ये नहीं कि गुंडा उंडा को बुला करके नहीं वो करेगा, नहीं, वो उसको कुछ पैसा दे करके मैनेज कर लेगा। हाँ, क्योंकि बिजनेसमैन की श्रद्धा पैसे पर होता है। वो जानता है कि पैसे से ही हम सब कुछ करेंगे और इस तरह से करेंगे कि हम कानून की गिरफ्त से बचे रहेंगे। हाँ, और हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि समय हमारा लग जाएगा तो उतना समय हम कितना पैसा कमाएंगे ना। अगर हम झगड़ा में समय बर्बाद कर देंगे तो हम पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो अपने समय को वो बचाता है, अपनी ऊर्जा को बचाता है। हम लड़ाई झगड़ा में कोई ऊर्जा लगा देंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर कौन सा है बिजनेस में? मतलब यहाँ बहुत पैसा है। मतलब बिजनेस का जैसे कोई सेक्टर होता है, जैसे दवाई का सेक्टर हो गया, फिर खाने पीने का सेक्टर। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल में से है दवा का। क्यों? क्योंकि मनुष्य को दवा चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर वो नहीं रह जी सकता। अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। हाँ, मान लो कि योग के जरिए होता है तो ऐसी तो इक्का दुकान है, योग करेगा कौन? इक्का दुकान करते हैं। बहुसंख्यक समाज तो ऐसे ही दवा पर चल रहा है, तो उसको तो बीमार पड़ते रहना है। और वैसे भी ज़िंदगी में इतने तनाव हैं लोगों के, उस तनाव से लोग बीमार पड़ते हैं। और इतना खान पान में मिलावट है, हाँ, असंयमित व्यवहार है, तो लोगों को बीमार पड़ना है। बीमार पड़ना तो उसके पास वही विकल्प उसको सोचता है डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर के पास जाना मतलब दवाई का मतलब कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कि यहाँ से जो गुड्स होता है वहाँ ट्रांसफ़र होता है, उसमें भी तो बहुत पैसा। हाँ, फायदा है बिजनेस में। तो हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस थोड़ी जो लॉस में चल रहा है, सब बिजनेस में फायदा है। बिजनेस अगर लॉस में चल रहा है तो फिर बिजनेस ही कैसा? क्या बिजनेस? तो जुआ हो गया, वो तो खत्म हो गया। उसका कोई मतलब, बिजनेस में सदैव फायदा होगा। किसी में मार्जिन ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। फायदा लेकिन फायदा तो होगा ज़्यादा है कम। रियल एस्टेट में भी होता है। तो रियल एस्टेट में वे लोग ज़्यादा फायदा उठाते हैं जिसका पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि दाम किसी का बढ़ता कहाँ है, जब वहाँ की उसकी उपयोगिता होती है। जैसे उदाहरण के लिए उसी में कुछ लोग बर्बाद भी होते हैं, उसमें फ़ायदा भी होता है बहुत और बर्बादी भी होती है बहुत। मैंने दोनों केसेस देखे हैं। बर्बादी वाला बताइए। एक बर्बादी वाला सुनाता हूँ। हाँ, एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत पैसे वाला था और फिर बहुत बर्बाद होकर के एकदम ऑलमोस्ट जो है एकदम दरिद्र हो गया काली का। जबकि उसके बाद बहुत एक समय बहुत पैसे थे। उससे मेरी मुलाकात हुई थी, उसने खुद अपनी कहानी सुनाई। शुरुआत तो क्या, वो एक मतलब केला बेचता था ठेले पर। वो उसने शुरुआत जो की थी अपनी, वो केले को बेचता था ठेले पर।
तो धीरे धीरे करके उसने कुछ पैसे जमा किए थे, तो पैसे जमा करके उसने क्या किया कि एक प्लॉट खरीदा अपने घर बनाने के लिए। तो जब प्लॉट खरीदा तो कुछ दिन के बाद ही उसको एक आदमी मिल गया जो बोला कि हमको ऐसे ऐसे प्लॉट चाहिए। हाँ, संजोग ही ऐसा है कि उसको मिल गया ऐसा कि प्लॉट चाहिए हमको। तो उसने अपना ही प्लॉट कहा कि तुम इसको खरीद लो, एक प्लॉट है, चलो बता दिखा दें तुमको। तो उसको पसंद आ गया, तो उसमें उसको वो डबल का मार्जिन ले लिया, दुगना। हाँ, दुगना रेट उसको मिल गया। उसमें उसको बहुत ज़रूरत थी, ज़रूरत तो इसको भी थी, लेकिन ये अपनी ज़रूरत को दबा दिया। हाँ, ये बिजनेसमैन का गुण होता है। तो ये कहा कि हम तो अपना किराए पर ही कर लेंगे, इसको दे देते हैं क्योंकि उसको इसको डबल मिल रहा है। हाँ, और थोड़े ही दिन में 1-1.5 महीना में ही इसको ग्राहक मिल गया था, तो इसने उसको दे दिया। जब उसको डबल पैसे मिल गए तो उसने 2 प्लॉट और खरीद दिया। हाँ, अब यहाँ कंपाउंडिंग चालू होगा। हाँ, अब 2 प्लॉट खरीद लिया, फिर प्लॉट खरीदा, फिर उसको ग्राहक मिल गया। हाँ, अब उसको चस्का लग गया उसका। वो तुरंत कैलकुलेशन कर लिया कि इस तरह से अगर आप बेच सकें, हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर उसको चस्का लग गया, तो फिर उसी तरह से अब खोजने का कौन बहुत ज़रूरतमंद होगा, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है वही ज़्यादा पैसा देगा। ऐसे तो कोई देगा नहीं। तो उसके पास ग्राहक आते रहे, ग्राहक जब देखा कि मार्जिन ठीक ही मिल रहा है तो फिर उसको बेच दिया वो। इस तरह से वो फिर उससे प्लॉट वो खरीदना बेचना, लेकिन रहता रहा किराए पर। ये अपना वो नहीं बढ़ाया कि हम ऐसो आराम में जिए, वो नहीं बढ़ाया, वो रहता रहा वहीं पर, और इस तरह से वो बढ़ाता रहा अपनी पूंजी को। हाँ, और मतलब सामान्य लोग सोचते रहे कि गरीबी है, और वो वही केला बेचता रहा ठेले पर, और प्लॉट पे वो बढ़ाता रहा, बेचता रहा केले को। हाँ, कहा कि इसी केले ने मुझे वहाँ पहुँचाया है। तो उसको केले से बहुत लगाव था, तो केला बेचता था, और इसी तरह से प्लॉट वो बढ़ाता गया। फिर उसको जो है बताया कि उसका एक ग्रुप से संबंध हो गया, ग्रुप से मुलाकात हो गई, तो वो भी प्रॉपर्टी डीलिंग करता था। वही ग्रुप लॉस पहुंचाया आगे, प्रॉपर्टी डीलिंग करता था, समझे। तो उसने कहा कि ऐसा है ना कि बोला कि ऐसा है कि एक वो निकल रहा है, एक सड़क निकल रही है, सरकार एक सड़क निकाल रही है। अच्छा, हाँ। हाँ, उसके और जो है ना वो उसका जो नक्शा है हम लोग को मिल गया है। तो उसमें अगर हम लोग खरीद लेंगे तो हम बहुत फ़ायदा होगा, हम लोग का ग्रुप जो है खरीद रहा है, तो उसमें तुम भी ले लो। बोला कि ठीक है, ले लेते हैं। तो हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें। हाँ, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो उसको बहुत लाभ हुआ उसको। हाँ, क्योंकि वहाँ सड़क निकल गई, सड़क के किनारे का फिर जो ज़मीन फटाफट बेच दिया। हाँ, सरकार को ही बेच दिया ना, क्योंकि उधर से निकलना था, और ख़रीद दिया किसानों से सस्ते दर पर, सरकार को बहुत ज़्यादा दाम पर बेच दिया, तो बहुत लाभ हुआ। तो जब बहुत लाभ हो गया उसको, तो अब उसके लेकिन अब उसके चूँकि उन लोग का ग्रुप के साथ वो हो गया था ना, साथी बन गया था, तो कुछ अपना स्टैंडर्ड वो बढ़ा दिया। अब वो जो है ना केला बेचना छोड़ दिया, और मतलब बड़ा सा घर कर दिया, कहा अरे कितना दिन दरिद्री में जियोगे, ज़िंदगी में कुछ सुख भी ले लो। तो घर बना दिया, गाड़ी वाड़ी भी खरीद लिया, सब कर लिया। फिर रोड निकला दूसरा। अब उसका ग्रुप जो था ना काफ़ी पावरफुल ग्रुप था, और मंत्रियों से संपर्क था, जो सड़क परिवहन मंत्री होते हैं ना, उससे संपर्क था, उसको भी घूस देता था। तो वो अपना जो है बता देता था पहले ही कि इधर से सड़क निकालने वाले हैं। हाँ, तो जब इन लोग पता चलता कि इधर से निकालने वाले हैं, तो सचिव उचिव को घूस देते थे सब, जो मुख्य सचिव होते थे मंत्री के, IAS अधिकारी वगैरह होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, उनको पता रहता है, तो वे लोग उस सूचना का पैसा लेते हैं। तो सूचना दे दिए इन लोग को, दे दिया, ये लोग वहाँ ज़मीन खरीद लिए, एकदम धड़ा खरीद लिया। फिर हुआ पैसा, बहुत पैसा हो गया, दोबारा वही हुआ। हाँ, दोबारा हो गया। दोबारा क्या, कई बरस, बोला कि 10 बरस तक मज़ा लेते रहे। बोला कि इतना पैसा आ गया कि हम लोग लाखों दाम देते थे। मतलब करोड़ों में कमा रहा था। हाँ, करोड़ नहीं, अरब में चला गया था। अरब में चला गया था, बहुत पैसे वाला था। बोला कि मुलायम सिंह आते थे हमारे यहाँ, बैठते थे, सब पैसा मांगते थे, हम लोग पैसा फेंकते थे।
मुलायम सिंह मतलब, मुलायम सिंह यादव। हाँ। हाँ, तो कहा कि हम लोग नेता सब आते थे, हम लोग की जी हजूरी करते थे, सब हम लोग पैसा देते थे, अपना काम कराते थे। हाँ, तो बोला कि इस तरह से हम लोग बहुत बढ़ गए, हमारा ग्रुप बढ़ गया, हम भी बढ़ गए। हाँ, बोला कि लेकिन हमारी बर्बादी कहाँ से शुरू हुई, तो अगर वहाँ हरियाणा में एक सड़क निकली, तो हम लोग पता चला कि ये सड़क निकलने वाली है, और बोला कि उसमें हमने एक गलती बहुत भारी कर दी कि हमने अपना अधिकतम पैसा, लगभग पूरा पैसा, क्योंकि हम बहुत लालची हो गए थे, वो खुद बोला कि हम बिजनेस का रूल को भूल गए। हाँ, कि लालच जो है हमारे पर हावी हो गया। बिजनेस का नियम जो है एक जगह पैसा लगाने का नहीं है। हाँ, वो भी सारा पैसा नहीं। हाँ, सारा पैसा। बोला कि हम बहुत लालची हो गए। हाँ, उस लालच ने मुझे वो बर्बाद किया। तो सारा वो जो बोला ना कि हम सारा जो कहे कि इस रोड पूरा हम अधिक से अधिक हम लोग का ग्रुप कर दिया, बोला कि हम लोग का ग्रुप ने पूरा कर दिया, लेकिन ग्रुप के सभी लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पैसा लगाए थे, एक मैं ही था जो अपना पूरा लगा दिया था। कि मैंने वो गलती की और वहाँ से हमारा विनाश शुरू हुआ। बोला कि जब वो लग गया, बोला कि हमको तो बहुत फायदा होता, लेकिन हुआ क्या कि सरकार जो है हार गई। अच्छा। चुनाव, और दूसरी सरकार बनी, और दूसरी सरकार बनते सबसे पहला काम किया कि उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया, क्योंकि उसके अपने ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर और सब लॉबी वाले थे जो उसको पैसा देते थे चुनाव लड़ने के। तो उन लोग के हिसाब से फिर दूसरी जगह सड़क पास किया। हाँ, और वो सड़क पास कहाँ होगी उसकी जानकारी हम लोग को नहीं। वो उस दूसरे ग्रुप के लॉबी वालों को मालूम है, तो वे लोग उसका फायदा उठाया रहा, और अब हमारी ज़मीन जो है वो बर्बाद हो गई। जमीन अभी भी है उसके पास? ज़मीन बोला ज़मीन तो अभी भी है, अगर कभी वहाँ कुछ होगा तो हमको तो मिलेगा, लेकिन कब होगा कौन जानता है। हमारी तो इतनी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बोला कि उसको मेरा जो है सारा जो है वहाँ से वो हो गया, और चूँकि पैसा लगा दिए, अब फिर जो है अब फिर हम उसी तरह से वो करके अब थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, एक बार वो अमीर बन गया था, कांटेक्ट बन गया होगा, तो थोड़ा वापस थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन बोला कि अब वो हमारी बात नहीं है, अब खर्चा वो बेवकूफ़ी किया था। हाँ, बोला कि अब वे लोग भी हमको भाव नहीं देते हैं, वो ग्रुप वाले। बाकी सब लोग तो भाई पैसा है, जब पैसे वाले के साथ रहता है ना, दरिद्र हो गए तो भगो हम लोग के ग्रुप में, तुम बैठ के लाइक ले रहोगे। तो पॉलिटिकल कनेक्शन से रियल एस्टेट में फ़ायदा होता है, क्योंकि जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट निकलेगा वहाँ ज़मीन खरीदा जो वाड़ रहा वो ज़मीन इसी तरह से नहीं इतना पैसा वाला बन गया। प्रियंका गांधी का जो पति है तो वैसे ही ना बन गया। ज़मीन ऐसे जगह खरीदा जहाँ से उनका प्रोजेक्ट। पॉलिटिकल कनेक्शन है उसके भाई, कांग्रेस पार्टी की जहाँ सरकार है, वो पता है कहाँ से सड़क निकलनी, वहीं की ज़मीन खरीद लो किसानों से, फिर कई दाम पर सरकार को बेच दो। एक कंस्ट्रक्शन का काम कभी रुक सकता है? कंस्ट्रक्शन का काम कभी रुक सकता है? रुकेगा तो नहीं, डिले हो सकता है कहीं, रुकेगा कैसे? मनुष्य को घर चाहिए, दुकान चाहिए, स्कूल कॉलेज सब चाहिए, पुल वगैरह चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन कैसे रुकेगा? तो ये सब तो बनते ही जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि ये रुक जाएगा ना। क्यों रुकेगा? ये बन रहा है तो फिर वो खत्म भी तो कितना, इसकी आयु कितनी होती है? अधिकतम आयु जो है 100 वर्ष की आंखें हैं सब, बल्कि 90 वर्ष ही। फिर जर्जर हो जाता है, वो खुद ही सीमेंट सब छोड़ देता है। सीमेंट के पास उतनी ताकत नहीं होती है ना। अपार्टमेंट ये सब कोई भी है सीमेंट से ही ना बन रहा है। सीमेंट से बन रहा है तो सीमेंट की आयु जितनी रहेगी अधिकतम उतने ना खड़ा रहेगा, फिर तो उसको गिरना है, जर्जर हो जाएगा, गिराना पड़ेगा, खुद गिराना पड़ेगा, नहीं तो दब के मरेंगे। तो ये तो फिर इसमें जो है बहुत कोई होते हैं जो अपार्टमेंट में फ्लैट्स खरीद लेते हैं, तो फिर एक टाइम बाद तो उनकी फैमिली को फ्लैट नहीं ना मिलेगा, गिरना ही है उसको। हाँ, गिरना ही है, इसलिए उसका वो होता है ना, एग्रीमेंट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो, तो उतने साल का होता है।
आपको जो फ्लैट दिया जाता है वो 99 ईयर्स 99 ईयर्स का दिया जाता है बस। अच्छा, मतलब वहाँ एग्रीमेंट होता है कि इतने साल तक के लिए ही, हाँ 99 ईयर्स बस। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद कैसे होगा, उतने में तो बिल्डिंग को ही गिरना है। अच्छा। हाँ उसकी आयु ख़त्म हो गई है ना बिल्डिंग के। सीमेंट खुद ही खुद छोड़ देगा सब लोहे को। हाँ झरझरा करके ख़त्म हो जाएगा। और माइंस में भी बहुत प्रॉफिट होता है। हाँ माइंस में तो नहीं है, जैसे माइंस के लिए तो वो चाहिए ना, आपको लाइसेंस चाहिए। उस गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से उसमें एग्रीमेंट होता है। कितने साल का होता है? वो तो गवर्नमेंट को जितनी ज़रूरत है काम की, जिस हिसाब से उतना एग्रीमेंट कराती है। माइन से तो मैं सुना पर डे इनकम 1 लाख 2 लाख 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ तक होता है। अरे करोड़ क्या है, बहुत करोड़ से भी ज़्यादा हो। वो तो कितना बड़ा माइंस आप लिए हैं उसके ऊपर है। ये अडानी इतना अमीर कैसे बन गया इतना जल्दी? उसका रहस्य तो वही जानता होगा ना कि हम कैसे बने। बाकी लोग तो एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान ही से बताइए। हाँ तो कैसे बना, इतना इतना ज़रूर है कि जो बहुत तेज़ी से बनते हैं वो दो तरफा काम करते हैं, वैध भी और अवैध भी, वही तेज़ी से बनते हैं। और पॉलिटिशियन से मिल करके भी, हाँ यानी वो हर फार्मूला अपना लेते हैं अमीर बनने का। तो वो बहुत तेज़ी से बनते हैं। विदेश से भी पैसे आ रहे हैं, विदेश में भी पैसे लगाए जा रहे हैं। और सेबी वालों से भी मिल गए हैं। सेबी जो होता है ना, हाँ शेयर का, हाँ शेयर का, तो वहाँ भी सेबी में अपना होल्ड बना लिए हैं, कैसे कैसे शेयर को बढ़ाया जाए, कब खरीद लिया जाए और कब बेच दिया जाए। हाँ शॉर्ट सेलिंग भी होती है ना उसमें, जानते हो नहीं शॉर्ट सेलिंग? सेल करने वाले। हाँ शॉर्ट सेलिंग बहुत लोग कर करके पैसा, जैसे हिंडनबर्ग वाले जो हैं जिनका रिपोर्ट आता है वो शॉर्ट सेलिंग किए थे। तो उसमें पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं ये बिजनेसमैन बिल्कुल, का। बिजनेसमैन का पॉलिटिकल कनेक्शन होता ही होता है। जो भी आप बड़ा काम करेंगे तो बिना पॉलिटिशियन के कैसे होगा? पॉलिटिशियन के साथ संबंध बनता ही बनता है। धन का मामला हो और पॉलिटिशियन से संबंध नहीं, वैसा कैसे होगा? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से संबंध होगा ही होगा, पॉलिटिशियन से संबंध बनेगा ही बनेगा। जितना बड़ा बिजनेसमैन उतने बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन। हाँ वो तो होगा ही, होना ही होना। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है मतलब बिजनेसमैन का सपोर्ट का? गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को भी तो काम कराना है ना। गवर्नमेंट को भी तो अपने देश के लिए, राज्य के लिए कुछ काम, हाँ कुछ काम करना है। तो अपने तो रोड बनाएगा नहीं। सरकार जो है तो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को देंगे। पुल बनाना है तो पुल बनाना ही पड़ेगा, रेल चलाना पड़ेगा, हाँ हथियार खरीदने पड़ेंगे। वेपन इंडस्ट्री है, उसमें बहुत पैसा है वेपन इंडस्ट्री में। तो इंडिया में वेपन इंडस्ट्री लीगल है? क्यों नहीं लीगल है? हथियार नहीं बन रहे हैं, एक से एक हथियार बन रहे हैं। मिलिट्री को हथियार नहीं चाहिए, पुलिस को हथियार नहीं चाहिए, हथियार तो चाहिए। तब तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और ज़रूरत सबको है ना, एक एक आदमी को ज़रूरत है। अभी जन्मा भी नहीं है बच्चा और उसको ज़रूरत है, गर्भ में उसी समय ज़रूरत है। कैसे? क्यों? वो परेशान नहीं, बीमार नहीं होता है गर्भ के अंदर ही? क्यों नहीं? तो उसकी माँ को दवा दी जाती है। तो मतलब और आने वाला जनरेशन तो और बीमार रहेगा। इतना अच्छा हैबिट है वो लोग का। हाँ तो इसलिए फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत पैसा है। फूड इंडस्ट्रीज में भी बहुत पैसे हैं।
भोजन आदमी खाएगा ही खाएगा। Unhealthy भी लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। जो लोग हेल्दी खाना सेल करते हैं उसमें भी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो सभी चीज़ में है, मार्जिन चाहे ज़्यादा जो होगा। कपड़ा बेच रहा है, चाहे ये बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में मार्जिन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें हर समय अपडेट करते रहना पड़ता है। पुरानी चीज़ जो है आपका जो है वो बिकनी बंद हो जाएगी। अपग्रेडेशन तो खैर हर चीज़ में है, चाहे जूता चप्पल जो भी है। लेकिन खाना में अगर हेल्दी खाना सेल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि आजकल का लोग को हेल्दी ही चीज़ चाहिए। हाँ, खाता लेकिन अनहेल्दी ही है। अब हेल्दी चीज़ होगा तो उसमें भाई पैसे भी ज़्यादा होंगे, वो खरीदने वाले भी तो सब नहीं हो पाएंगे ना, सबके पास क्षमता तो है नहीं उतना खरीदने की। तो अपना कस्टमर भी तो आदमी देखता है कि किस लेवल का कस्टमर है, रिच को बेचना है, पुअर को बेचना है, मिडिल क्लास को बेचना है। अब से कार इंडस्ट्री ही बता रहे हैं कि कार इंडस्ट्री में बड़ी कारें ज़्यादा बिक रही हैं, छोटी कारें नहीं बिक रही हैं। महंगी महंगी कार ज़्यादा बिक रही है, अमीर भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो सोचता है कि छोटी कार लेंगे तो उसमें स्टेटस की बात होती है। स्टेटस के लिए, ज़रूरत के लिए लोग कार कम खरीदते हैं, स्टेटस के लिए ज़्यादा खरीदते हैं। हाँ, तो वो सोचते हैं थोड़ा और बढ़ा करके ही पैसा ले लें, और छोटी कार लेने की बजाय हम थोड़ी बड़ी कार ही ले लें, वरना ऐसा जो अफोर्डेबल हो और अच्छा भी दिखे, चाहे किसी भी रेंज का हो। हर तरह के इंडस्ट्री में पैसे हैं। महंगी रेंज में कार बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जो करोड़ का कार है आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहा है। बिक रहा है, मतलब करोड़पति भी बहुत सारे बन रहे हैं। तो नहीं स्कूल कॉलेजेस हैं, ये सब भी जो बना रहे हैं, जिनका चल रहा है उनका भी अच्छा चल रहा है। टेक्निकल कॉलेज बल्कि जो ज़्यादा, टेक्निकल और ये कॉलेज सब जितने ब्लैक मनी वाले हैं वही सब खोल रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के लिए सरकार ने वो रास्ता बनाया है। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का क्या रास्ता है? वही है, अपना कॉलेज खोलिए, स्कूल कॉलेज खोलिए। ऑर्गेनाइजेशंस को सीज नहीं किया जा सकता ना, ट्रस्ट्स को, क्योंकि सरकार ने वो जानबूझ के किया है ताकि जो है शिक्षा में हम लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना पड़े, स्कूल कॉलेज की कमी ना पड़े। इस जगह के ब्लैक मनी वाले इसमें देंगे, कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा। तो ट्रस्ट में कितना भी पैसा रख सकते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब तो सब में देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हिसाब किताब ना हो। मतलब ट्रस्ट मतलब कि आपको ब्लैक मनी का सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। ये धन कहाँ से है? हाँ, जो आप जैसे आप कॉलेज बनाए, हाँ। और वो धन आप जो है घुमा फिरा के अपने पास ला सकते हैं, जो वाइट हो जाएगा। हाँ, कॉलेज बना देंगे तो आ जाएगा। जितनी कंपनियां हैं वो अपना खुद ही ट्रस्ट बना लेती है, जैसे टाटा सन्स खुद ही अपना ट्रस्ट, अपना हॉस्पिटल वगैरह हॉस्पिटल बनाने पर जो फ्री रहता है उसमें भी वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये लोग कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ये बस ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही समझे। समाज सेवा कौन कर रहा है? समाज सेवी बस सड़क पर ऐसे भुक्का नंगा घूम रहा है। हाँ, जो असली समाज सेवी है। हाँ, और बाकी ये सब तो ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहा है। समाज सेवा के नाम पर सरकार ने, ब्लैक मनी वही होता है जो रिकॉर्डेड नहीं होता, किया हुआ है ना। गवर्नमेंट के पास जिसका रिकॉर्ड नहीं है वही ब्लैक मनी है। हाँ, और ये ब्लैक मनी कहाँ से आता है? ब्लैक मनी टैक्स चोरी से आता है, टैक्स नहीं दे रहे हैं। जैसे 20 लाख तुम्हारे पास है तो 20 लाख में टैक्स दिया जाना चाहिए। साल में 20 लाख के तुम्हारी आमदनी है, टैक्स दिया जाना चाहिए उस पर, लेकिन तुम शो ही नहीं किया कि 20 लाख है, तुमने शो कम किया। वरना तुमने एक्सपेंसेस दिखा दिया कि लोन लिए, ये लिए, वो लिए, तो पैसे बचे शो ही नहीं किया, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हाँ, तो शो नहीं किया, तुम्हारे पास पैसा तो है और तुम, लेकिन उसका हिसाब अब नहीं रहा,
हिसाब गड़बड़ा जाएगा। यानी जब छापा पड़ेगा तुम्हारे पर तो तुमसे पूछा जाएगा इतना पैसा कहाँ से आया, तो तुम बता नहीं सकते। पकड़ लिया गया तो वो लोग छुपाते हैं कई कई तरीके से। तो मतलब जैसे अडानी है तो वो लोग का ट्रस्ट हो गए, बहुत सारे, एक दो इतने सब बना रखे। ट्रस्ट है हॉस्पिटल्स हो गए। उत्थान फाउंडेशन में ट्रस्ट है ना, अच्छा बात है। तो ट्रस्ट को सीज नहीं किया जा सकता। सीज किया जा सकता है जब उसके हिसाब किताब में मतलब इतनी गड़बड़ी पाई जाए कि सरकार सोचे कि नहीं इसको सीज करना जरूरी है, तब किया जा सकता है। या सरकार जो है जो गड़बड़ी करने वाले है उसको जेल में डाल देगी, दूसरे करेगी तो सीज नहीं करेगी। ओशो भी कुछ ब्लैक मनी से रिलेटेड काम करता था क्या? ओशो जितने बड़े बड़े आश्रम हैं जो कुछ भी हैं सब में ब्लैक मनी भरी। वो ब्लैक मनी का ही दूसरा बदला हुआ रूप है। हाँ तो जैसे बहुत कोई बोलता है ये देखो अनिरुद्ध बाबा ये आश्रम चला रहे हैं, कितने अच्छे इंसान है, वो ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं। हाँ। वहाँ जो दान दिया जाता है, जैसे कि कोई लाखों लोग आते हैं, करोड़ों दान देते हैं। हाँ, तो एक तो साधारण सा दान हो गया और एक हो गया कि जैसे मान लो कि 5 लाख दान दिया, ठीक है, तो वो कहेगा कि आप सर्टिफिकेट दे दिए कि हमने 20 लाख दान दिया, तब आपको हम 5 लाख देंगे, पहले से तय कर लेते। सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि 20 लाख दान दिए तब 5 लाख दान देंगे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ताकि वो उसमें छूट लेगा ना। 5 लाख तुमको दे करके उसने 20 लाख ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाया। तो मतलब जैसे मैं मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं बोला कि तुमको बस सर्टिफिकेट देना, हमको 20 लाख का, तुमको 5 लाख दें। हाँ, तो बाकी जो बचा 15 लाख वो उसका वाइट मनी होगा। गवर्नमेंट देगा कि 20 लाख दान में दिया, तो ये तो ठीक है। ऐसे वो वाइट मनी करते हैं, ब्लैक मनी को 25% वो होता है, 25% का छूट देती है। 25% सरकार में छूट देती है। इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स क्यों है? इतना बहुत ज़्यादा टैक्स है इंडिया में। टैक्स सरकार अपने काम को चलाने के लिए देती है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो कैसे चलेगी? टैक्स से ही तो चलेगी। नहीं, टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं। टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं। बहुत कम लोग क्यों देते हैं? सब लोग टैक्स देते हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जो टैक्स नहीं देता है भारत में। जीएसटी का बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स का मतलब जो मतलब अच्छा खासा जो बिजनेस लेवल का इनकम टैक्स का बात कर। हाँ, इनकम टैक्स की बात करो कि इनकम टैक्स तो भाई इनकम टैक्स तो इनकम जिसका ज़्यादा होगा वही देगा। तो इनकम टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। हाँ, टैक्स तो सब लोग देते हैं, इनकम टैक्स बहुत कम, जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा वही तो देता है, जिसमें बिजनेसमैन आते हैं। भारत में इतना लोग का इनकम कम क्यों है? कम कहाँ, इनकम तो बहुत है भारत में। लोग के मुताबिक बहुत कोई इतना ज़्यादा लोग गरीब हैं, बहुत लोग गरीब हैं, लेकिन जो अमीर है उनकी भी संख्या तो बहुत है, क्योंकि आबादी बहुत है यहाँ। आबादी है, संसाधन है, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, गरीबों की संख्या भी बहुत है, अमीरों की संख्या भी बहुत है, पढ़े लिखों की भी संख्या बहुत है, अनपढ़ों की भी संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। मिडिल क्लास किसको कंसिडर किया जाता है? मिडिल क्लास में भी कितने कई ग्रुप आते हैं ना। अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है नीचे। तो कैसे होता है कि ये अपर है, ये लोअर है? आय के हिसाब से। तो लोअर का आय कितना होना चाहिए? जैसे अमूमन ये माना जाता है कि जैसे 10 लाख से ऊपर की अगर आय है पर एनम, तो अपर मिडिल क्लास हो गया वो। अपर मिडिल क्लास। 10 लाख 12 लाख के आसपास, मतलब 1 लाख रुपये जो महीना कमा रहा है वो अपर मिडिल क्लास में आएगा।
उसके बाद सेविंग कितना बचता है वो नहीं, इनकम कितना है वो? सेविंग से नहीं, अर्निंग से। लेकिन बहुत कोई होता है 1 लाख कमाता है लेकिन एक्सपेंस इतना है कि 95,000 तो खर्चा कर देता है। हाँ, जो बहुत अमीरों से प्रतियोगिता करेगा, दिखावा करेगा, तो उसका तो खर्च ही ना हो जाएगा। तो बचता तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो कमाई 1 लाख है और सेविंग 5,000 हो तो बेवकूफ़ी है। सेविंग का बहुत वैल्यू है। और फिर